हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम जो देखेंगे किसी फंक्शन के बारे में देखेंगे कि वो वन वन होता है। इसमें आमतौर पर तीन मुख्य विषय हैं, वन वन, ऑन टू या मैनी वन। ठीक, कोई भी फंक्शन है आपका x to z, इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो डोमेन को दिखाएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा वाला जो पार्ट होगा z की जगह y लिख लेते हैं क्योंकि बुक में y दिया हुआ है, y आपका कोडोमेन को दिखाएगा और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन लिखा रहेगा। वो रिलेशन अगर आपने x की कोई ऐसी वैल्यू दी और उसके लिए कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू दी, मान लेते हैं x की वैल्यू आपने 1 दी और इसके लिए y की कोई वैल्यू आई 2, ठीक। और अगर आपने x की वैल्यू 2 दी और y की वैल्यू आई 3 और x की वैल्यू आपने 3 दी तो y की वैल्यू आई 4 मान लेते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट को दिए जाने पर एक अलग वैल्यू आ रही है, मतलब फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट देयर इज डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है? हम एक अलग एलिमेंट देंगे, उसका एक अलग सॉल्यूशन आएगा, ये हमारा वन वन फंक्शन में आएगा, वन वन रिलेशन को दिखाएगा। क्लियर है? इस चीज को हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, ऑन टू पर और मैनी वन पर बाद में जाएंगे थोड़ी देर बाद। अगर हम ध्यान देंगे ग्राफ्स पर, किस पर? इनके ग्राफ पर ध्यान दें। कोई भी कर्व है जैसे कि y = x, इसका ग्राफ आपने 11th क्लास में सेट्स में पढ़ा है। और किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। अगर वो लाइन सिर्फ एक जगह पर काट रही है, कितनी जगह पर? सिर्फ एक जगह पर काट रही है, एक जगह पर काट रही है, ठीक, पहला केस। तो वो आपका वन वन फंक्शन होगा। एक तरीका ये भी है इसका, ठीक। अगर आपने कर्व खींचा, वो कर्व ऐसा आया, y = x² का कर्व है, ये आपने 11th क्लास में देखा है। अगर आप इस पर लाइन खींच दें और ये वाली लाइन इसको सीधी सी बात है दो जगह पर कट करके जा रही है ना, तो ये वन वन फंक्शन में नहीं आएगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी कर्व पर सिर्फ एक बार काटेगी तो आपका वन वन फंक्शन होगा। इसका दूसरा तरीका कि हर एक एलिमेंट को दिए जाने पर उसका सॉल्यूशन जो आएगा, उसका जो रेंज आएगी वो अलग अलग ही आनी चाहिए। बुक में एक तरीका और लिखा है कि कोई फंक्शन है fx और उसमें अगर एलिमेंट डाले आपने fx1 और fx2, इसकी जो वैल्यू आई fx1 की और fx2 के बराबर आएगी। fx1 एक अलग वैल्यू है fx की और एक fx2 अलग वैल्यू है। यह सिर्फ जब ही संभव होगा जब आपका x1 और x2 समान होंगे। अगर x1 और x2 अलग हो गए, जो मैंने अभी बताया कि 1 के साथ 2 आया, सपोज करो 2 के साथ भी 2 आ गया होता, तो उस केस में ये वन वन नहीं होता। इस चीज को आप अभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर x1 और x2 समान नहीं है, x1 पहले एलिमेंट के लिए बोलते हैं, y दूसरे एलिमेंट के लिए बोलते हैं। अगर 1 के लिए 2 आ रहा है तो 2 के लिए 2 आएगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। या 2 के लिए 3 नहीं आएगा, ये नहीं आ पाएगा, तो फिर वो वन वन की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर ऐसा आ गया तो x1 को x2 के बराबर होना पड़ेगा। अगर वो बराबर नहीं है तो वो आपका इसमें नहीं आएगा, ठीक। उदाहरण के तौर पर अगर आपको देखना हो तो हम एग्जांपल देकर भी इसे समझा सकते हैं। सपोज करो कोई कर्व या ग्राफ दिया हुआ है fx1, फंक्शन दिया हुआ है fx = सपोज करिए x+1, है ना। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, आप x की वैल्यू कोई भी नॉर्मल या नेचुरल नंबर दे दीजिए या रियल नंबर दे दीजिए। जब आप इसमें -1 रखेंगे तब +1 0 आएगा। ऐसा कोई और केस है क्या कि ये 0 आ जाए -1 के अलावा? x की जगह पर 0 रखते हैं तो 0 + 1 1 आएगा।
यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग एलिमेंट आ रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ये दोनों बराबर कब होंगे? fx1 x1 plus 1 equals to x2 plus 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 equals to x2 आ गया, ये वाला केस 1 हो गया। अगर इसी की जगह मैं x स्क्वायर प्लस 1 कर देता, सपोज करें x स्क्वायर प्लस 1, अब आप x की वैल्यू सपोज करें, एक बार 2 रख के देखो, एक बार -2 रख के देखो। जब आपने 2 रख के देखा, सर कितने वैल्यू आ रही है? 5 आ रही है। आपने वैल्यू रखी -2, -2 का स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर आया 4 प्लस 1 5 आ गई। मतलब ये जो फंक्शन है ये -2 पर और +2 पर दोनों पर सेम वैल्यू दे रहा है। बताइए, आपने x की वैल्यू रखी ये और x2 की भी वैल्यू आपने 2 रखी, तो दो अलग अलग वैल्यू पर ये सेम सॉल्यूशन आपका दिखा रहा है। और अगर ये सेम सॉल्यूशन दिखा रहा है मतलब आपका 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है? ऑन टू फंक्शन पर आते हैं। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको इसमें अभी भी क्लियरिटी नहीं आती है तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना करके सीधी सी बात है एक लाइन खींच दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपका ये वहीं पर प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट केस इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन अगर आपको चेक करना है, या ऑन टू रिलेशन आपको चेक करना है कि वैसा कुछ केस बनता है ऑन टू वाला, ऑन टू फंक्शन वाला, तब कोई फंक्शन में एक फंक्शन लेते हैं z to z या n to n, ऐसे कोई केस बनेंगे, अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। x to y लेकर ही चलते हैं। ठीक, मैंने ये बताया था कि ये डोमेन है, ये रेंज, ये कोडोमेन है। तो जो भी फंक्शन आपका लिखा होगा, जो भी फंक्शन आपका लिखा होगा, इसकी आपको सिर्फ रेंज आनी चाहिए निकालनी। अगर आपको इसकी रेंज निकालनी आती है तो आपको ऑन टू फंक्शन की चिंता करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अगर इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर आई, अगर रेंज बराबर आई कोडोमेन के, तो आप इसे ऑन टू बोल देंगे। अगर रेंज में एक भी एलिमेंट छूट गया, 0 भी छूट गई, 5 को छोड़ करके बाकी छूट गया, कुछ भी छूट गया, तब ये ऑन टू नहीं होगा। अदरवाइज रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो आपका ऑन टू होगा। इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए बस। अगर ऑन टू फंक्शन जांचना है तो रेंज निकालनी सीख लो, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऑन टू फंक्शन वाला केस होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। रेंज निकालेंगे, कोडोमेन से चेक करेंगे और आपका आंसर आएगा। मैनी वन वाला केस जो 1 नहीं है वो मैनी वन है। अभी x स्क्वायर का केस क्लियर कर ही दिया था। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 2 जगह काट रहा है, तो सीधी सी बात है ये मैनी वन का केस है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए 1 3 2 3 3 3 या 4 1, ऐसा कोई केस भी बन जाए तो एक एलिमेंट जब 2 या 2 से ज्यादा रेस्पॉन्स सेम ही दिखाने लग जाए तब वो आपका मैनी वन फंक्शन होता है। इसको बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 और इधर 3 और 1 ही दे दिया। 1 2 3 3 से जुड़ गए, 4 1 से जुड़ गया। 3 अलग अलग डोमेन ने एक ही रेंज बना ली, तो आपका ये केस किसका बन जाएगा? मैनी वन फंक्शन का केस बन जाएगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी वन होगा, सीधी सी बात है। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं और ध्यान देते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या आपको दिखाया जाने वाला है, क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक, सो दैट द फंक्शन r इक्वल्स r के नीचे स्टार लगा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द फंक्शन f r, पता नहीं नीचे स्टार क्यों लगाया है ये, r स्टार, अभी देखते हैं जरा, इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को छोड़कर बाकी सब बोला है। वो भी क्यों बोला है बताते हैं। डिफाइंड fx इक्वल्स टू 1 by x, है ना। इज 1 1 एंड ऑन टू, इज 1 1 एंड ऑन टू। और
शो करना है। और आर स्टार बोला है इसमें नॉन जीरो रियल नंबर, आर स्टार जो बोला है नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक। इफ द आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद द कोडोमेन बीइंग आर स्टार, if R star is replaced by N with codomain being same as R star। चलिए सवाल होपफुली आपको क्लियर हुआ हो थोड़ा बहुत। तो इसमें एक चीज समझ में आई होगी आपको, एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन की वैल्यू बोली है 1/x, और ये जो फंक्शन है इन्होंने आर स्टार इसलिए लगाया है, इसके नीचे कुछ जो भी लगा रखा है क्योंकि ये फंक्शन जो होगा सिर्फ एक ही जगह पर वैलिड नहीं होगा, जब यहाँ पर जीरो आ जाएगी, x के नीचे जीरो आ जाएगी तो ये सीधी सी बात है, ये वाली सारी टर्म वैसे इनफाइनाइट बन जाएगी, लेकिन हम जो इसे फंक्शन के तौर पर देखते हैं इसे एक अनडिफाइंड टर्म की तरह मानते हैं कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने रियल नंबर बोलने के लिए आर के नीचे एक स्टार सा लगा दिया कि ये रियल नंबर है, एक्सेप्ट इसके अंदर जीरो आएगा, ये आपकी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये चीज क्लियर है और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसका fx1 = fx2 भी चेक कर लें तब ये बराबर आएगा, सीधी सी बात है 1/x1 = 1/x2। केवल एक ही कंडीशन बनती है, जब आपका x1 = x2 आएगा तब ये इक्वल आएंगे, ठीक। तो ये 1 तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे 1 नजर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको आपको और भी कैसे चेक कर सकते हैं, 1/x का ग्राफ खींच लीजिए, 1/x एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो सिर्फ यहीं पर ही काट रही है, या यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ एक जगह काटेगी, ये बेटा लाइन ऊपर नहीं जाती है, नीचे ही जाती है, ऐसे सिर्फ एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। अगर आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो भी एक ही जगह काटेगा, ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर आप वैल्यू भी रख के देखें, सपोज करो आपने एक बार वैल्यू 1/2 रखी, x की वैल्यू रखी कितनी 2, एक बार 3 और एक बार -2 भी रख के देख ली। जब आपने f2 निकाला तो आपकी वैल्यू आई 1/2, f-2 निकाला तो आपकी वैल्यू आई -1/2, ये वैल्यू आई है। तो ये दोनों केस आपके अलग अलग आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं fx की, जब आप उसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक। ये एक आपका तीसरा केस भी इसमें संभव हो सकता है। देखिए, एक तो होता है सिर्फ सॉल्यूशन करा देना, उसे कॉपी कर लेना, एग्जाम में लिख लेना, बस इतना। वो एक अच्छा तरीका नहीं है, आप भूल जाएंगे एग्जाम में कि करना क्या है। अगर आपको पैटर्न याद हो जाए किसी भी तरीके से कि कैसे करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो पैटर्न को देख लीजिए, आइदर आप ग्राफ खींच लीजिएगा, एक बारी में नंबर दे देगा पूरे का, ठीक, या फिर आप ऐसे करें जैसे हम बता रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू रखेंगे और डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी डिस्टिंक्ट आ रही है। 2 के लिए 1/2 आई, -2 के लिए -1/2 आई। क्या 1/2 जो वैल्यू आई है ये किसी और एलिमेंट के लिए भी आ सकती है? जब आप x की वैल्यू कुछ और ऐसी रखें कि आपकी वैल्यू 1/2 आ जाए, संभव नहीं है मेरे हिसाब से। आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू 1/2 नहीं आएगी, एक्सेप्ट जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है, तो आपका fx1 क्या हो गया, आपका 1 फंक्शन आ रहा है। चलिए इसे हटा देते हैं फिलहाल। तो ये आपने ग्राफ के लिए भी देख लिया और वैसे भी देख लिया। अगर आपको इसको चेक करना है ऑन टू फंक्शन के जरिए, क्या फंक्शन चेक कर लेते हैं, और ऑन टू फंक्शन के लिए आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी। और रेंज क्या होगी इसकी, अगर आप इसे ठीक से ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो आप इसकी रेंज, क्योंकि एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप x की वैल्यू कुछ ना भी रखिए, एक फ्रैक्शन जैसी तो आई नहीं है कम से कम। लेकिन जब आप, क्योंकि एक रियल नंबर बोला है और 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, सपोज करो आपने 0.1 लिया तो इसकी वैल्यू 10 भी आ जाएगी। लेकिन जब आप 0.02 लेंगे तब आपकी 50 जैसी टर्म भी आ जाएगी। यानी कि इसकी वैल्यू लगभग सभी आ सकती हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। जब आप नेगेटिव में लेंगे
इसकी वैल्यू नेगेटिव में सपोज करो आपने -1/2 लिया तो ये केस आ रहा है। आप ये ना सोचे कि इसकी वैल्यू सिर्फ 1/2, 1/3, 1/5, -1/7 ऐसा ही कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप इसमें 0 और 1 के बीच में वेरिएशन ले आएंगे तब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक भी क्रिएट हो सकती है। तो 0.0005 अगर आपने सोचा तो पॉइंट के ऊपर वाली टर्म आ जाएंगी 5 to the 10, तो इसकी वैल्यू 2000 तक भी आ रही है। तो आप इसकी जो आंसर आएगा वो आप क्या निकाल पाएंगे, एक रियल वैल्यूज इसकी आ रही है, लेकिन क्या आप इसकी वैल्यू कभी 0 ला पाएंगे, क्योंकि x जो है वो आप कभी इनफाइनाइट रख नहीं पाएंगे और इसे आप 0 ला नहीं पाएंगे। उस केस में ये वाला केस आपका क्या कर जाएगा, आर स्टार से ही मैच कर जाएगा, यानी कि इसकी रेंज जो आई वो आपकी एक्सेप्ट 0 सब कुछ आ गया है ना। रेंज जो आई वो आई आपकी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसको निकालने का एक और तरीका है, अगर आपको रेंज निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तब उस केस में आप इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लो। क्या निकाल लो, इनवर्स। सपोज करो इनवर्स निकालते कैसे हैं, इनवर्स निकालने के लिए इसे y मान लेते हैं, इसे 1/x ले लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू वाई इक्वल्स टू 1/1। फिर y वाला जो पार्ट है उसे दूसरी तरफ ले जाओ और x वाले को अलग कर दो, x वाले को अलग कर दो, ठीक। अब क्या करना है, जो x वाला पार्ट था उसे लिखो आप f इनवर्स x। क्या लिखोगे, f इनवर्स x, और y को लिखोगे x। क्या कर देना है, x को कन्वर्ट कर दो f इनवर्स x में और y को कन्वर्ट कर दो x में, तो आपका ये इनवर्स फंक्शन निकल जाएगा। लेकिन इनवर्स फंक्शन जब ही निकलेगा जब वो 1/1 होगा, पहले तो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक आइडिया दे देता हूं आप कैसे निकाल सकते हैं। अब इसकी आप डोमेन निकाल लो बस। अगर आपको रेंज निकालने में दिक्कत है तो आप इनवर्स फंक्शन के डोमेन निकाल लो। इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो उससे पहले वाले फंक्शन की रेंज आएगी। इसका डोमेन आप क्या निकालोगे, इसकी वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूं लेकिन 0 नहीं रख सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं 0 रखूंगा ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो ये वाला केस भी आपका संभव है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उस केस में ये रियल कैसा फंक्शन हो गया आपका, 1/1 आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, दोनों केस आ रहे हैं आपके इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा, 1/1 भी है और ऑन टू भी है, आप इसको दिखा लेंगे सिर्फ इसकी रेंज निकाल करके और इसके कोडोमेन निकाल करके, या फिर इनवर्स निकाल कर इसकी डोमेन निकाल करके भी इसे दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, आई होप। Check the injectivity and surjectivity. Question number 2. Check the injectivity and surjectivity. ये चेक करनी है और इसका पहला आपका फंक्शन n to n given by the relation given by the function given by fx equals to x square, ये एक आपका केस दिया हुआ है ना। और हमें चेक करना है 1/1 के लिए हम क्या चेक करते हैं, इसमें वैल्यूज निकाल करके देख लेते हैं। जैसे कि आपने f1 की वैल्यू रखी और ये बिलोंग कर रहा है किससे, ये जो इधर वाला पार्ट है ये आपका डोमेन को दिखाएगा, ये वाला पार्ट आपका कोडोमेन को दिखाएगा, ठीक। इधर वाला पार्ट आपका डोमेन को दिखाएगा और इधर वाला आपका कोडोमेन को दिखाएगा। और डोमेन जो है आपका नेचुरल नंबर है जो कि आपका 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक है। f1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, अगर आप जब f2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। f3 x की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे तब 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, ठीक। इस फंक्शन को अगर आप लिखने की कोशिश भी करते हैं तो आप बोलेंगे कि जब मैंने 1 रखी तो वैल्यू 1 आई, जब 2 रखी तो 4 आई और 3 रखी तो 9 आई। ये इस बिहाफ पे तो एक केस खरा उतर रहा है और ये हर एक वैल्यू के लिए इसकी एक अपनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। x की
एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आप रख रहे हैं तब एक्स स्क्वायर जो या वाई जो है उसकी एक अलग वैल्यू आ रही है। कैसी? डिस्टिंक्ट को अलग बोलते हैं, अलग वैल्यू आ रही है। ठीक, ये केस बना। तो उस बिहाफ पे ये वाला केस कैसा हो गया आपका? 1-1 फंक्शन हो गया। कौन सा? 1-1 फंक्शन को ये दिखा रहा है। चलिए, अभी हमने एक चीज और बताई थी कि अगर ग्राफ खींचिए, अगर जब आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे और जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये भी तो एक केस बन जाएगा। अगर ये केस आईआईटी में आया, या और आईआईटी में तो खैर मुश्किल आएगा, इसे थोड़ा सा और टफ बना करके देंगे। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जरूर देंगे, और इसमें कुछ और भी टर्म्स ऐड कर दी जाएंगी तब। अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन तो खींच ली। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी भी बताया था कि ये दो जगह काटेगा तो आपका क्या बन जाएगा? 1-1 नहीं होना चाहिए। समस्या यहां पर केवल एक जगह या दो जगह काटने की नहीं है, यहां पर हमें डोमेन पर भी ध्यान देना है। डोमेन जो यहां पर दिखा रहा है, डोमेन इसने बोला कि हम यहां से शुरू करेंगे, किससे? 1 से स्टार्ट करेंगे और इनफाइनाइट तक जाएंगे। जब इधर वाला डोमेन का हिस्सा नहीं है तो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब? हम डोमेन और रेंज या एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाली सिर्फ उसके डोमेन में देखेंगे। किसमें? डोमेन में। तो डोमेन मतलब 1 तक के लिए ही चेक करना है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो कहीं पर भी। अब देखो जरा, इस कर्व में हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट करेगी अगर सिर्फ इसके डोमेन में देखा जाएगा तब। ठीक, तो ये इसी वजह से ये आपका 1-1 हुआ। कभी आप ये सोचो कि इसका कर्व खींच रहे हैं तो दो जगह काट रहा है, और वैसे देख रहे हैं तो ये आपका 1 जगह ही है, 1-1 दिखा दिया। ठीक, तो ये केस आपका 1-1 हो गया है। और इसी में हमको चेक करना है ऑन टू फंक्शन भी। ऑन टू फंक्शन के लिए आप इसकी रेंज देख लीजिए, और इसकी रेंज क्या आ रही है? इसकी जो रेंज मुझे दिखाई दे रही है, जहां तक वो एक स्क्वायर नंबर आ रहा है, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसी एक टर्म आपकी इसकी रेंज इनफाइनाइट तक आती चली जाएगी। और इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपका ये आ रहा है, जो कि आपका नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो क्या आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है? अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो ऑन टू, अगर नहीं है तो ऑन टू मत लिख देना। तो आपकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? रेंज सबसेट आ रही है। किसका? सबसेट आ रही है कोडोमेन का। रेंज आई है सबसेट कोडोमेन का, तो उस वजह से ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक, अब ऑन टू फंक्शन नहीं है का मतलब, हम एक बात बतानी उस समय रह गई थी, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 चेक करना, 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू चेक करना कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। और एक तीसरी टर्म भी आती है बाइजेक्टिव, एक तीसरी टर्म भी आएगी बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव जब आएगी तो अब हम 1-1 और ऑन टू चेक करेंगे, 1-1 भी चेक करेंगे और ऑन टू फंक्शन भी देखेंगे। ठीक, ये 3 टर्म आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये आपका 1-1 है और ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। फंक्शन दिया है, लगभग सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एक जैसे ही दिए हैं, बस आपको वही चेक करना है। z to z given by fx equals to x square। ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो गया आपका? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1 to 3 अप टू इनफाइनाइट तक। कोडोमेन लिख लीजिए। कोडोमेन जो आपका है वो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सबकी सारी वैल्यूज, जो कि रियल नंबर ना हो। कैसी? -3, -2, -1 अप टू 0, 1 to 3, जहां तक भी आपकी वैल्यूज जा रही है वो सब। ठीक,
अब ये एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, इसका रेंज और डोमेन जब आप लिखेंगे तब उसमें वैल्यू जब देखेंगे, जब आपने सपोज करो -1 रखा तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो -1 का स्क्वायर कितना आया 1। चलिए जब आपने x की वैल्यू 1 रखी, पॉजिटिव 1 रखी तो 1 का स्क्वायर कितना आया, वो भी 1। जब आपने f की वैल्यू -2 रखी होगी तो -2 का स्क्वायर वो भी 2, 4। -2 के लिए भी 4 आ रहा है और 2 के लिए भी 4 आ रहा है। ये चीज आपको कुछ समझ में आ रही है? इसके x की एक वैल्यू के लिए इसके जो y की वैल्यू आ रही है वो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। मतलब आपका जो y जो आ रहा है वो एक आ रहा है और x आपके अलग अलग आ रहे हैं। जो आपने डोमेन दिया वो तो 2 दिए और रेंज आपकी एक आ रही है, और ये जो केस बनता है ये 1 1 का तो बनता नहीं है, ये मैनी 1 वाला केस बन रहा है। कौन सा ये केस बना है, मैनी 1 वाला। तो 1 1 फंक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक, सर्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सर्जेक्टिव मतलब इसका डोमेन और सॉरी रेंज चेक कर लेनी है। आपने अभी भी इसकी रेंज निकाली थी, इसकी रेंज हमारी क्या आई थी, रेंज बताइए जल्दी से। इसकी रेंज एक स्क्वायर नंबर आ रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी ये टर्म स्क्वायर होती हुई। और इसका जो कोडोमेन आ रहा है, कोडोमेन ये आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की, -3 -2 से प्लस तक की सारी वैल्यूज। लेकिन जो रेंज आई है वो कोडोमेन का हिस्सा नहीं आ रही है। तो रेंज जो आई वो सबसेट आई, कोडोमेन का पार्ट में नहीं आया, इसी वजह से ये जो केस आया वो आपका ऑन टू नहीं है। तो ना तो ये सर्जेक्टिव है ना ही ये इंजेक्टिव है, इस केस को आप आसानी से कर पाएंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इज फंक्शन दिया हुआ है R2R गिवन बाय fx इक्वल्स टू x²। ये केस बनता है और ये केस में डोमेन जो है आपका ये है और डोमेन आपका रियल नंबर बोल रखा है। रियल नंबर आप जानते हैं किसे बोलते हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सभी टर्म्स जो कि आपकी इंटीजर में होंगी और आपकी रैशनल नंबर में भी होंगी और आपके स्क्वायर रूट्स में भी होंगी। सॉरी, स्क्वायर रूट्स में मतलब रैशनल नंबर भी होंगे आपके। ठीक, रैशनल और इरैशनल ये सब टर्म्स होंगे। और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर बोला है, दोनों केस आपके यहाँ पर है। ठीक, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू रखते हैं तो सीधी सी बात आपको पता है कि आप के पास इसका ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। जब आप 1 रखेंगे तो 2 का 1 आएगा और -1 रखेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, और -2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा और 2 रखेंगे तब भी आपका 4 आएगा। तो उस वजह से क्योंकि इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज जो आएंगी वो सिर्फ पॉजिटिव आ रही हैं, और रियल चीज की रियल नंबर आ जाने से इसमें कुछ चेंज तो आया नहीं है हमारे पास। अगेन एक ये मैन्युअल फंक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, एक टर्म जो कि -1 और 1, और इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है। अगर आप -2 और 2 के लिए भी देखें तो इसका सिर्फ रिस्पॉन्स 4 पर जाकर रुक रहा है। तो किसी एक डिस्टिंक्ट टर्म से डिस्टिंक्ट टर्म आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये वाला केस आपका कौन सा हुआ, मैन्युअल फंक्शन का हो जाता है, 1 1 फंक्शन का नहीं। चलिए 1 1 फंक्शन आपका सिरे से खारिज हो रहा है और ये नहीं है। अगर हम बात करें इसके ऑन टू फंक्शन के, तो ऑन टू में इसकी डोमेन रेंज निकाल लीजिए। रेंज आपको पता ही है, 2 बार निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये टर्म आ रही है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी टर्म आ जाएंगी, इसके अलावा जब आप इसमें इररेशनल टर्म को डालेंगे जैसे कि √2 √3, तो √2 को √3 को जब इसका इनका स्क्वायर किया जाएगा तो इसमें √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ये चीज क्लियर होनी है, नहीं आ रही है। जब आप x की जगह पर सपोज करें आपने √2 डाला तो x² कितना आएगा, फंक्शन जो है आपका √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी। जब आपके x की वैल्यू √3 है तो फंक्शन में जो वैल्यूज आई √3 का स्क्वायर वो आपका 3 आ जाएगा। ऐसे केसेस भी आपके बनेंगे, यानी कि इसके अंदर वैल्यूज आपकी 2 3 4 भी आती हुई नजर आएंगी।
फिर भी ये क्यों नहीं हुआ? फिर भी ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? इसमें 2 3 4 भी आते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन कंडीशन कहां खराब हो गई, या 5 भी आता हुआ नजर आ जाएगा कि ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा कभी भी। एक्स स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ये जो वैल्यूज आएंगी ये पॉजिटिव रियल नंबर में तो आ जाएंगी, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर ही इसकी रेंज आ जाएगी। इसके अलावा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर के अलावा भी इसकी जो रेंज आएगी इसमें 2 3 4 5 ये सब भी काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी वो पॉजिटिव रियल नंबर में काउंट हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर में आ जाएगी। और इसकी कोडोमेन क्या बोला है? कोडोमेन बोला है रियल नंबर। तो जो आपकी रेंज आ रही है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है, सबसेट आ रही है उसका। इसी वजह से ये वाला केस जो आपका हुआ, ये आपका ना तो 1 1 बन पाया ना ऑन टू बन पाया, यानी कि इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव वाला केस भी नहीं है, दोनों केस ही ये नहीं है, ठीक। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव आपको समझ में आने चाहिए। जो ऑन टू नहीं है वो सर्जेक्टिव नहीं है, और जो 1 1 नहीं है वो इंजेक्टिव नहीं है। चलिए यहां तक केस होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद की बात करते हैं, इस पे आगे वाला केस देख लेते हैं। fx इक्वल्स टू, एक और केस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन बोला है n to n और दिया हुआ है गिवन बाय द फंक्शन fx इक्वल्स टू x की क्यूब, गिवन बाय द फंक्शन fx इक्वल्स टू x की क्यूब। ये कर्व दिया हुआ है, इसका एक ग्राफ बना सकते हैं हम। अगर इसको आपको किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में करना हो, कंपटीशन में आईआईटी में बिल्कुल नहीं आएगा, ना मेंस में ना एडवांस में, सिर्फ इसको समझने में आना चाहिए। ये लीजिए x की पावर 3 का कुछ ऐसे ही कर्व जाता है ना, अच्छा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कुछ इस बिहाफ पे चल रहा होता है। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, हमने खींच दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने पर ये सिर्फ एक जगह पर काट रहा है, कितनी? सिर्फ एक जगह पर काट रहा है। एक तो ये केस बन जाता है। एग्जामिनर इस सवाल के इस जवाब को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल अच्छा जवाब है कि ग्राफ खींच के दिखा दिया और एक लाइन खींच के दिखा दीजिए, ये लीजिए 1 1 है, यहां से ये 1 1 दिखाई दे रहा है। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। डोमेन नेचुरल नंबर, रेंज कोडोमेन वो भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। अगर आप जब x की वैल्यू 1 रखोगे तब इसकी वैल्यू 1 की क्यूब 1 ही आ जाएगी, 2 रखोगे तो 2 की क्यूब 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 की क्यूब 27 आ जाएगा, ठीक। तो आपका जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा, जैसे 2 8 3 27। इस प्रकार के एक फंक्शन को अगर आपको दिखाना हो तो इसमें आपकी जो, हालांकि हर एक एलिमेंट की जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग आ रही है, 2 की 8 आई, 3 की 27 आई, ये चीज क्लियर है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है, ये केस क्लियर हो गया। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, यहां पर आप लिख देंगे 1 1 फंक्शन, ठीक। अब इसकी आप रेंज निकाल लीजिए। आपने इस फंक्शन की रेंज निकाली तो रेंज आपने देखा कि क्या रही है, 1 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब 8 27 4 की 64 आ जाएगा, एक 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब 4 की क्यूब, ऐसी कोई टर्म्स आ रही है आपकी रेंज। और कोडोमेन बोला है नेचुरल नंबर, ये सारी टर्म्स आ रही हैं, मतलब कि इसके बीच वाली जो टर्म होंगी 2 3 4 5 6 7 ये वाली तो इसमें आई नहीं। अब जब ये वाली टर्म इसके अंदर नहीं आई जो कि आपकी कोडोमेन के अंदर है, मतलब कि जो रेंज है वो छोटी है कोडोमेन से, अगर ये बराबर होगी तभी हम बोलेंगे कि ये आपका ऑन टू है, नहीं तो ये ऑन टू नहीं है। तो रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है, कोडोमेन का एक छोटा सा हिस्सा आ रही है। अगर छोटा सा हिस्सा आ रही है तो ऑन टू
नहीं है, और ऑन टू नहीं है का मतलब सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक। और वन वन होने का मतलब इंजेक्टिव है। ये एक स्पष्ट लैंग्वेज आपको क्लियर रखनी चाहिए और यही लैंग्वेज आपको आनी भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, और आपका नेक्स्ट केस यही है आपका, बस इसमें इंटीजर लगा दिया है, डोमेन और रेंज। यहां पर देख लेते हैं, अगर आपको यहां से थोड़ा सा पसंद आ जाए तो Z to Z, ठीक। हमारा जो डोमेन है वो क्या दे दिया है, डोमेन बोला है ये आपका Z यानी कि इंटीजर, और इंटीजर है आपका क्या, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संपूर्ण वैल्यू। संपूर्ण का मतलब जो कि पूर्ण हो, और 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ये टर्म्स जाने वाली हैं, ठीक। ये आपकी एक इंटीजर्स की वैल्यू आ गई, ठीक। ये आपका डोमेन है, और डोमेन के अलावा ये कोडोमेन का भी पार्ट आ रहा है, क्या, ये डोमेन के साथ साथ कोडोमेन के हिस्से में भी आया। आपने इसका कर्व खींचा, अगेन पहले वाले में जब हमने लाइन खींची थी तो वो लाइन हमने नेचुरल नंबर के लिए ली थी, यानी कि 1 से आगे वाले एलिमेंट के लिए। जब इस कर्व में आप 1 से आगे वाले एलिमेंट के लिए लाइन खींचेंगे तो एक ही जगह काटेगा, लेकिन जब आप इसे 1 से पीछे वाले में भी देखेंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारी कहीं पर भी खींच लीजिए, तब भी ये सिर्फ एक ही जगह पर काट रहा है, क्योंकि ये जो कर्व है ये रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। क्या नहीं हो रहा है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जो एक्स स्क्वायर का कर्व था उसमें रिपीटेशन हो रहा था, तो उस वजह से यहां पर आ रहा था, तो रिपीट हुआ, तो इसी वजह से वो आपके उसका पार्ट नहीं बन पाया। क्लियर है? तो फिलहाल इस पर ना जाते हुए इस केस को एक बार और ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं। जब आपने यहां पर सपोज करो f की वैल्यू -1 रखी होगी, तो -1 की क्यूब आपकी क्या आई है, -1। जब आपने -2 रखा होगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 की क्यूब -8। तो इसमें जो डोमेन और रेंज बनेंगे वो थोड़े से डिफरेंट आ जाएंगे। देख लेते हैं एक बार, जरा इस चीज को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जब आप इस कर्व में x की वैल्यू -3 रखेंगे तो y की वैल्यू यानी कि जो कि x की क्यूब है वो आ जाएगी -3 की क्यूब, जो कि आपको -27 आया। आपने -2 रखी तो y की वैल्यू जो कि आपका x की क्यूब है तो -2 की क्यूब आया, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन जब आप इसका पॉजिटिव टर्म रख रहे हैं तब उनकी जो वैल्यू आ रही है वो अलग आ रही है, इस बात को याद रखिएगा। उनकी जो वैल्यू आई वो इस बार पॉजिटिव में आई है, सेम नहीं आई है, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि अलग अलग वैल्यूज भी आ रही हैं, यानी कि -1 के लिए वैल्यू -1 आई, -2 के लिए -8 आई। जब आपने 0 रखा तो 0 आई, 1 रखा तो 1 आई, 2 रखा तो 8 आई, पॉजिटिव 8 आई। तो जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, ये हमें पता चला। अलग एलिमेंट के लिए अलग वैल्यू है, यानी कि 1 1 तो ये दिखाई दे रहा है, 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, ठीक। ये हमने इसके कर्व से भी देख लिया और कर्व के साथ साथ इसमें वैल्यूज पुट करके भी देख लिया, ठीक। अब इसमें ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज क्या आ रही है आपकी, रेंज आएगी आपकी नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक की सभी क्यूब वाली वैल्यू। कौन सी? सभी क्यूब वाली वैल्यू। जैसे -27 यानी कि 0 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, एक तो इधर की तरफ चलेगी और इसके वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, -2 की क्यूब, -3 की क्यूब, और कुछ इस प्रकार से बिहेवियर पीछे की तरफ जाएगा। तो रेंज जो आ रही है आपकी क्यूब की टर्म में आ रही है, लेकिन जो हमारा कोडोमेन बोल रहा है, कोडोमेन आपका नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, उसकी जो बीच वाली टर्म बची वो आपकी रह जाएंगी। बीच वाली टर्म कौन कौन सी, जैसे कि -2 -3 -4, ये वाली टर्म इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। तो जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट आ गया अगेन। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट एक छोटा सा हिस्सा बना, तो छोटे से हिस्से को हम कॉन्टो में काउंट नहीं करते, मतलब कि ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसे देखते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर, इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक डोमेन है, एक आपका कोडोमेन है, इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स इज नीदर 1 1 और नॉर ऑन 2, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये आपका केस दिखा रखा है, ये आपको प्रूफ करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा या तो लीस्ट वैल्यू दिखाएगा, इसमें लिखा भी है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लंबा है, या तो लीस्ट या लेस वैल्यू दिखाएगा, लीस्ट नहीं लेस वैल्यू दिखाएगा, लेस वैल्यू या इक्वल वैल्यू, ठीक, ये आप जानते हैं। सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हमने x की वैल्यू ली 0 से 1 तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। अगर आपने x लिया 1 और 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। अब इस चीज का इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग देखनी है, इस चीज को कैसे ऑब्जर्वेशन में रखें। सपोज करो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखी वैल्यू 2, तो इसकी बाहर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कंप्लीट नंबर जब इसके अंदर रखते हैं तो एक कंप्लीट नंबर ही बाहर आता है। अगर इसके अंदर आपने वैल्यू रखी -3, तो वैल्यू -3 ही बाहर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें ये x की तरह ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसके अंदर डेसिमल्स में रखना शुरू करेंगे, जैसे कि 2.5 रखी है आपने, सपोज करो, या 2.6 रखी वैल्यू, ठीक, 2.6 से पहले आता है 2 और बाद में आता है 3, ये तो आता है 2.6 किस किस के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में कहीं 2.6 आता है। जब आप 2.1 2.2 2.3 ऐसे करके 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 ये जब रखते हो तब, तो 2.6 2 और 3 के बीच में आया है, तो इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ लेस होगी या इक्वल होगी। लेस क्या है, ये है। इक्वल कब आएगी, जब इक्वल इंटीजर खुद होगा, जब इक्वल इंटीजर होगा तभी उसके इक्वल आएगी, हमेशा नहीं आएगी। तो 2.6 की वैल्यू भी 2 आ गई। चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब 2 आएगी तो 2, 2.1 आएगी अंदर की वैल्यू तो भी 2, 2.2 आएगी तो भी 2। अरे कैसे काम चलेगा भाई, 2.5 पर भी 2 मान के नहीं दे रहा, मान के ही नहीं दे रहा। जब तक अंदर की वैल्यू 3 नहीं आएगी, जब तक ये 3 नहीं आएगा, और 3 के बाद वाला आते ही, यानी कि 3.2 रखते ही या 3.1 रखते ही ये 3 आ जाएगा। अगर आपने 3 के अंदर 3.0001 भी रख दिया तो भी ये 3 आ जाएगा। इस चीज को समझ पा रहे हैं, आ रहा है समझ में, वैसे आना चाहिए, बस सवाल हो गया है। देखो जरा, देखो इन्होंने बोला डोमेन आर, कोडोमेन वो भी आर। डोमेन आर का मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं। ये लीजिए हमने 2, 2.5, 2.4, 2.6 ये सब रख दिया। हमने डोमेन क्या रखा, हमने माना, चलिए हम डोमेन रखते हैं। डोमेन हमने रख दिया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 हमने ये रख लिया, ठीक। रियल नंबर है वैसे तो डोमेन, डोमेन क्या है, रियल नंबर, रख तो कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको सोल्व करा, रेंज क्या आ गई, रेंज 2 इन सब के लिए 2.2 और 3 के लिए 2 ही आ रही है। रेंज क्या आ रही है, सिर्फ 2 ही दिखा रहा है सर, 2 से 3 तक के सभी वैल्यूज के लिए 2 ही दिखा रहा है। मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 या मैनी 1। अब जब आप इसको देखोगे, क्या देखोगे, इसको 2 देखोगे, 2.1 देखोगे, 2.2 देखोगे, 2.3 देखोगे, सब में वैल्यू एक ही दिखाया जा रहा है, यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया भैया। तो ये 1 1 है नहीं, ये 1 1 नहीं है, 1 1
नहीं है। लैंग्वेज अपने आप लिखने की कोशिश करो बेटा, सिर्फ समझने के लिए आए हैं, है ना। तो समझो इसे कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आप कोई भी टर्म रखोगे वैल्यू वही आनी है जो उससे पहले वाली होगी। तो वैल्यू क्या आई 2, जब आप 3 के ऊपर कूदेंगे 3.1 3.2 3.3 वैल्यू क्या रहेगी सिर्फ 3। तो ये मैनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन तो नहीं है। एक केस ये समाप्त होता है आपका, वन वन नहीं है। चलिए दूसरे केस पर चलते हैं, ऑन टू वाले पर। इसकी रेंज देखो, इसकी जो रेंज आएगी आप रियल नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं। अगर आपने -3.4 रखा सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -4 या -3? -3 नहीं -4 आएगी, क्योंकि छोटा वाला कौन है -3 या -4? -4 आएगी। आपको नंबर लाइन खींच लेनी चाहिए अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। -4 छोटा है -3 छोटा, जो इधर ज्यादा वो छोटा, -4 छोटा -3 बड़ा, ठीक। तो -4 जो छोटा है वो इसमें वैल्यू निकाल दी। तो इसकी वैल्यू डेसिमल्स में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, स्क्वायर रूट्स में नहीं आ रही है, वैल्यू आ क्या रही है? वैल्यू सिर्फ इंटीजर आ रही है, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ रही है। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट वैल्यू क्या है? वैल्यू तो इंटीजर ही देने वाली है। चलिए तो इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई भैया इंटीजर, ठीक। रेंज हो गई इंटीजर और कोडोमेन है रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर ही इंटीजर समा जाएगा। ये ले लो रियल नंबर, ये ले लो इंटीजर, सारा उसके अंदर समा गया। तो इसकी जो रेंज आई जो कि इंटीजर है वो कोडोमेन है रियल नंबर का, इसी वजह से ये ऑन टू नहीं है। एग्जामिनर केवल इस अकेली लाइन से खुश हो सकता है, सिर्फ एक लाइन से ही खुश हो सकता है, या इसको देखकर भी हैप्पी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे बल्ब में कुछ अच्छा सा नया सा कलर भर के दिखा दो, इतनी की आवश्यकता नहीं, एक लाइन ही काफी है। चलिए बेटा ये केस समाप्त होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला, और इसे आप लैंग्वेज में लिखें अच्छी सी सुंदर सी, और आर्ट वार्ट उसमें अपनाएं और एक अच्छा कलर भरे और मुझे बताएं अगर आप लिख पाते हैं तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सो दैट द मॉडुलस फंक्शन ओ एफ आर टू आर, ठीक। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर given by fx equals to mod x, ठीक, is neither 1 nor onto, is neither 1 nor onto। नीदर और नाइदर, नीदर जो हम बोलते हैं वो थोड़ा और ज्यादा एजुकेटेड बच्चे बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। नाइदर गवर्नमेंट स्कूल में सिखाया जाता है आमतौर पर, जो सरकारी अध्यापक होते हैं इसे नीदर नहीं बोलते, नाइदर पढ़ते हैं। वैसे इसे प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो नीदर पढ़ते हैं, वैसे नाइदर नहीं पढ़ते, है ना। ना तो वो 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, ये हमें बताना है। मोड एक्स आप जानते हैं कि मोड एक्स हमने 11th क्लास की वीडियो में बताया भी है कि एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, लेस देन 0 पर माइनस एक्स होगा। ये केस बनता है आपका। ये मोड एक्स आपने पढ़ा है, मेरे हिसाब से तो पढ़ा होना चाहिए, ठीक। चलिए इसने कोडोमेन क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं, और डोमेन क्या दिया हुआ है। डोमेन बोला है आर, डोमेन दिया है रियल नंबर। चलिए रियल नंबर बताने की तो आवश्यकता नहीं, गुड। मैं इसलिए बताता हूं बार बार ताकि वो आपके मन में घर कर जाए और हमेशा के लिए बैठ जाए। ऐसा ना हो
कि आप सिर्फ सीबीएसई पढ़ के रह जाए, थोड़ी सी आगे की तैयारी करते ही हवा खराब हो जाए। तो इसके अलावा आपके √2 √3 ये भी इसके अंदर आएंगे, और जो रैशनल नंबर है 1/3 3/2, नेगेटिव में भी 3/2, ये सब भी इसके अंदर आएंगे। ये आपकी रियल नंबर है, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए। ये डोमेन है और कोडोमेन भी आपकी यही दे रखी है, कोडोमेन भी आपकी रियल नंबर ही बोल रखी है, ठीक है। कोडोमेन भी आपकी आ रही है, ठीक। ये दोनों केस आपके यहां पर आते हैं। चलिए जल्दी वैल्यूज रखिए और मुझे आंसर बताइए। जल्दी ये सिर्फ देखने के लिए माइनस में है, वैल्यू कभी माइनस में नहीं आएगी। इसकी मोड की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, कंडीशन कोई भी। देखो जरा, जब x की वैल्यू लेस है, मान लेते हैं लेस देन 0, आपने बोला सर -2 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? -x। माइनस ऑफ x की वैल्यू आपने कितनी रखी? -2, तो क्या है 2। अरे बाप रे, 2 आ गया। जब आपने रखी 3, ये तो पॉजिटिव 3 ऊपर जाएंगे, 3 आएगा बाहर। जब आपने रखी -5, आपने मोड के अंदर भेजा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस, नेगेटिव के केस में -5। ये सिर्फ दिखाने के लिए माइनस है, दिखाने के दांत हाथी के कुछ और, खाने के कुछ और, तो वाला केस है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। एक लाइन में समझ में आना चाहिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए माइनस लगा हुआ है नहीं, देगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आई हो कि ये सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रख लो, आएगा पॉजिटिव। अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। फंक्शन की वैल्यू है mod x, और mod x के अंदर आपने सपोज करो एक बार -2 रखा तो, या -3 रखा तो आपकी वैल्यू आई है 3, मोड के बाहर आएगी तो 3। जब आपने मोड के अंदर वैल्यू रखी -2 तो भी वैल्यू 2। जब आपने मोड के अंदर 3 वैल्यू रखी तो भी आपकी वैल्यू कितनी आई? 3। जब आपने 2 रखा तो भी वैल्यू आपकी 2 आई। तो जो आपका जो फंक्शन के राज है वो बिगड़ गए हैं थोड़े से। क्यों बिगड़ गए हैं? -3 3, -2 और 2, इन सब पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आपकी एक जैसी ही दिखाई दे रही है। ये चीज दिखाई दी। अगर ये चीज नजर आ गई, मतलब कि एक रेंज को लाने के लिए 2 को मेहनत करनी पड़ रही है। किसको? 2 को मेहनत करनी पड़ रही है। यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम दे तो रहे हैं, डिस्टिंक्ट हमसे कैसे नहीं बोला जा रहा, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम दे रहे हैं, यानी कि डोमेन है हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट। लेकिन जो रेंज आ रही है वो अलग आ रही है। रेंज क्या आ रही है? वो आ रही है, एक जैसी दिखाई दे रही है, एक जैसी आ रही है नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। समझते हैं यहां पे। और जब 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए सेम आंसर आ जाए तो वो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। पहला केस क्लियर है, समझ में आया है? ठीक है। अब इसका ऑन2 भी चेक कर लेते हैं। ऑन2 आप देख लीजिए, ऑन2 जो आ रहा है इसमें, ऑन2 में आप देखते हैं कि अगर किसी का कोडोमेन उसकी रेंज के बराबर आ जाए, ये उल्टा लिख दिया मैंने, किसी की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर आ जाए तो वो ऑन2 है। अब इसकी रेंज देखो, रेंज आप नेगेटिव में कुछ भी रखो, इसके अंदर कुछ भी भर दो, सारा पूरा नेगेटिव का इसके अंदर, पॉजिटिव का भी इसके अंदर, लेकिन जब बाहर आएगा तो क्या दे रहा है? सिर्फ पॉजिटिविटी दे रहा है। तो पॉजिटिविटी को ही बाहर निकाल देना जरूरी है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की जो पॉजिटिविटी है वो सब पे हावी हो गई। इसकी जो रेंज आ गई वो रेंज आई है कहां से कहां तक? इसने 0 को भी शामिल कर दिया और इनफाइनाइट तक लेके चला गया सबको। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के मतलब सारे होल नंबर इसने अपने अंदर ले लिए। 0 से इनफाइनाइट तक किसकी रेंज आ रही है?
हमारा कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ये आया पड़ा है। कोडोमेन क्या है आपका? रियल नंबर। और जो रियल ये वाली जो रेंज आई है जो कि आपकी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की आई है, इस समझ में आया ना? इसके अंदर एक तो 0 आ रहा है और कुछ भी रखोगे वो सब 0 से आगे आएगा। इसी को मैं लाइन पे भी बता सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है कि रेंज आई कैसे ये वाली, देखो ये 0 है, मॉड्यूलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 मान के चलिएगा। इसके बाद अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो भी पॉजिटिव दिखा रहा है, और पॉजिटिव डाल लेते हो तो पॉजिटिव दिखाई रहा है। आपने वैल्यू डाली -1.5, वैल्यू गई, इसकी वैल्यू आ गई 0.5, 1.5 है ना? तो इसकी जो वैल्यूज आ रही है हमेशा 0 से आगे की ही आ रही है। कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो रेंज इसलिए हमने लिखा कि 0 को भी शामिल करेंगे और इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, ये आपकी वो आ रही रेंज। लेकिन ये कोडोमेन से कम है, कोडोमेन से कम है। कोडोमेन हमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लेके चले हैं, यानी कि पीछे वाला भी सारा इसमें शामिल हो रहा है, पीछे वाला इसके रेंज में शामिल नहीं हुआ है यहाँ पर। तो उस वजह से रेंज इसकी कोडोमेन का छोटा सा भाग नहीं बन पाई है। इसीलिए ये कौन सा केस बना? ऑन टू नहीं है लिख देंगे बस, और क्या, ऑन टू नहीं है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया था, जिस पे रेंज निकालनी आती है फोड़ देगा उस लेक्चर को, फोड़ देगा। मतलब कैसे करना, फोड़ देगा, अच्छा लगा, बचपन में इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट केस अगर आप चाहो तो बिना पेन लगाए भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी क्या करें, समझाना पड़ेगा, इसलिए पेन तो लगाना ही पड़ेगा। सो दैट सिग्नम फंक्शन की रेंज दी है R to R, और बोला है फंक्शन fx इक्वल्स टू, आप जानते हैं इसे हमने 11th वाले पोर्शन में कवर कर दिया है, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। ठीक, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्या प्रूफ करना है? इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये केस बोल दिया है। डोमेन आपका क्या आया है? डोमेन है रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले लेता हूं मैं। ठीक, अब बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े, मुझे ऐसा लगता है, और आपको समझ में आना चाहिए। रेंज में इन्होंने बोला कि हम 1, 0 और -1 ही लेंगे। मैंने बोला कि x की वैल्यू -3 देते हैं सर, किसकी? x की वैल्यू -3 देंगे। आपने बोला सर इसकी तो रेंज ही -1 दिखा रही है। आप नहीं सर ऐसा करते हैं, इस पे -5 रुपए देते हैं। कितने? -5 की कॉस्ट इसकी लगाते हैं इस कॉपी की, यानी कि इसने हमें 5 रुपए का नुकसान कर दिया। नहीं सर ये -1 ही रिजल्ट दे रहा है, -2 तब भी -1 रिजल्ट दे रहा है। आपने बोला कि सर इसमें 4 वैल्यूज पुट करके देखते हैं। बेटा कुछ भी कर लो, वैल्यू तो मैं 0 से -1 से 1 ही लाऊंगा, -1 0 और 1 ही लाऊंगा, -1 से 1 नहीं, -1 0 और 1 ही लाऊंगा, ये 3 ही टर्म लानी और कुछ नहीं लाना। ठीक, तो इसके जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो 0 के केस में तो सिर्फ 1 1 सा मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिया, लेकिन बाकी सब केस में रेस्पॉन्स आपका सेम दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल को करते वक्त या तो आप ऐसा कोई चार्ट बना लेंगे, या फिर आप बोल देंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव सेम रेंज, या रिलेशन विद द सेम रेंज, या उनका जो फंक्शन है वो आपका सेम नंबर के साथ आ रहा है। ठीक, तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। इसको आप कैसे दिखाओगे? अगर आपको इसको लिखने की कोशिश करनी है तब आप लिख के भी दिखा सकते हैं कि आपने -3 रखा तो भी आपकी वैल्यू -1 आई है, और -2 रखा तो भी आपकी वैल्यू -1 आई है, और -0 रखा तो आपकी -1 रखा तो आपके -1 आई है, 0 रखा तो 0 आई है। और यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे डैश डैश करके दिखा सकते हैं। इसके बाद में भी आप 1 1
2 1 3 1 आप ऐसे करके डैश 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 करके बंद करके दिखा सकते हैं। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। ठीक, फंक्शन को आप ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसके जो रिजल्ट में वेरिएशन आ रहे हैं वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट। ठीक, तो ये कम से कम 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है। इसकी कोडोमेन देख लीजिए, कोडोमेन भी आपकी रियल नंबर बोली है और रेंज आपकी सिर्फ ये टर्म वाली है, और 1 0 और -1 जो है आपकी कोडोमेन का बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली पार्ट नेग्लिजिबल पार्ट के बराबर ही है, इस वजह से ये वाला जो केस है आपका ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक, ये केस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और केस नंबर 6 जो दे रहा है ये बोल रहा है लेट a इक्वल्स टू 1 2 3, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 4 5 6 7, b इक्वल्स टू 4 5 6 और 7 और एक रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है एंड लेट f इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6, be a function from a to b, be a function from a to b, so that f is 1 1, so that f is 1 1। देखो दिखाई आपको आसानी से दे रहा है कि ये x है, ये आपकी इसकी रेंज है, और रेंज क्या है आपकी, ये आपका डोमेन दे दिया है, डोमेन। ठीक, ये आपकी रेंज दिखाई है, हम लिख देते हैं 4 5 6, और कोडोमेन जो बोला है वो क्या दिया हुआ है, कोडोमेन 4 5 6 और 7। ठीक, ये केस दिया हुआ है। तो 1 ने 4 से रिलेट किया, 2 ने 5 से और 3 ने 6 से, कुछ इस प्रकार का एक रिलेशन दिया हुआ है, और हर एक एलिमेंट के पास अपना एक इंडिविजुअल रेंज है, यानी कि ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट रूट नहीं बोलेंगे, डिस्टिंक्ट value in set B, have a distinct value in set B या set Y, जो भी आप बोलना चाहते हैं, set A। ठीक, every element of set A have a distinct value in set B, सभी के पास अलग अपनी एक वैल्यू है। उसके बाद आप ये डायग्राम से भी शो कर सकते हैं कि ये 1 1 दिखा रहा है। ठीक, अब इसमें आपको अगर ऑन टू चेक करना है, 1 1 के अलावा ऑन टू भी चेक करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, 1 1 है, ये हमने डायग्राम से दिखा दिया है कि आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ये आप बता सकते हैं। ठीक, अब इसका आप ऑन टू भी चेक कर लीजिए, रेंज कितनी है, रेंज है आपकी 4 5 6, कोडोमेन है 4 5 6 7, एक एलिमेंट बचा रह गया, मतलब कि ये सबसेट वाला हिस्सा आ गया, तो आप इसमें लिख देंगे ऑन टू नहीं है। जब तक ये जो रेंज है ये 4 5 6 7 इतनी ही आ जाती, जब ये रेंज 4 5 6 7 यही आ जाती जो कि ये है, तब आप इसे ऑन टू कह देते। ठीक, तो जब हम जेई वाला केस कराएंगे इसके तुरंत बाद ही शुरू करेंगे, मतलब पहले ये वाला कंप्लीट हो जाए 1.2 और 1.3, उसके तुरंत बाद जेई की जो प्रैक्टिस कराएंगे स्टार्टिंग की फंक्शन की, तो उसमें हम ये सब मेंशन करके चलेंगे। ठीक, तो ये 6 वाला पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। In the following case
state whether the function is 1 1 in the cases state whether the function is 1 1 onto or bijective, onto or bijective। ठीक, फर्स्ट केस देख लेते हैं। फंक्शन है R2R और बोला है R डिफाइंड बाय fx, R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 3 - 4x। ठीक, पहले इस केस को देख लेते हैं और इस केस में अगर आप चाहें तो वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए या फिर अलग अलग करके भी देख सकते हैं। इसमें चेक करना है कि 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, तो है नहीं तो नहीं है। ठीक, या तो आप अब एक रूटीन वाला मेथड fx1 = fx2 करके चेक कर सकते हैं कि 3 - 4x1 = 3 - 4x2 होगा। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है इक्वल, जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -4 से -4 x1 = x2 आएगा। ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आपका x1 = x2 आए। तो ये बराबर तो यहां दिखाई दे रहा है पहला केस। हमने एक टर्म बताई नहीं है, वैसे एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं 1 1 फंक्शन को। कैसे? पहले बाल काट लें थोड़े से बिगड़ गए। तो कैसे चेक कर सकते हैं? अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आता हो डिफरेंशिएशन करना, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब भी, या वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तब भी। ये दो केसेस हैं। एक फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, तब भी वो केस आपका 1 1 फंक्शन में आ जाता है। इसको ग्राफ के जरिए भी कर सकते हैं, हालांकि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता हो तो डिफरेंशिएशन के भी जरिए कर सकते हैं। 3 - 4x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको एक दो टर्म या एक दो चैप्टर बाद होपफुली आने वाली होगी, तब आपको सिखा दिया जाएगा, या आ भी गई होगी। 11th क्लास में एक चैप्टर आता है लेकिन पूरी तरीके से सिखाते नहीं है, मुझे जहां तक पता है। तो -4 ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगा। -4 को आप झुटला नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है या कुछ है, ये नेगेटिव है, डंके की चोट पर नेगेटिव है। तो ये केस बना, यहां से भी 1 1 आ सकता है। ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल उस पर नहीं जाते क्योंकि बोर्ड में तो ये मानेगा नहीं, है ना। एक तो ये केस बना 3 - 4x1 = 3 - 4x2, तो x1 = x2 आ जाएगा। या फिर आप कुछ वैल्यूज रख के देख लीजिए। वैल्यूज आपने सपोज करो x की वैल्यू रखी 1 2 -1 और -2। ज्यादा नहीं रखेंगे, ज्यादा रखेंगे तो टाइम पूरा चला जाएगा। x - 4 × -2, 3 - +4 2 = 8, 11 वैल्यू आ रही है इसके लिए। किसके लिए? जब आपने x की वैल्यू -2 रखी। जब आपने 2 रखी होगी x की वैल्यू, तो 3 - 4 × 2 3 - 8 और 3 - 8 आया -5। ठीक, जब आपने x की वैल्यू रखी -1, तब इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 - 4 × -1 3 + 4 और 7 आई। जब आपने 1 रखी होगी तब भी 3 - 4 × 1 3 - 4 और -1 आ गया। ये केस बना। इसमें हमने एक चीज ऑब्जर्वेशन में रखी कि ये सभी जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग आ रही है। कैसी? अलग अलग आ रही है, ये केस बनता है। और अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कि वो कैसा केस बन जाता है, आपका 1 बनता है। ये भी एक केस आप सोल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक, अब ऑन टू देख लेते हैं। ऑन2 के केस में हम क्या निकालते हैं? ऑन2 के केस में इसका कोडोमेन क्या दे रखा है? कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर और फंक्शन दिया हुआ है 3 - 4x।
इस फंक्शन पर जो कि ना रूट के अंदर है, ना साइन के अंदर है, ना स्क्वायर रूट के अंदर है, जो 1 के भी नीचे नहीं है। देखो जब कोई केस नीचे आ जाता है 3 - 4x, तो अब तो आप ये बोल देते सर इसे 0 मत कर देना वरना ये इनफाइनाइट हो जाएगा, हमारा केस डिफाइन नहीं होगा। एक तो ये केस हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो सर आप बोल देते हो कि नेगेटिव मत कर देना, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा, हमें -1 को i स्क्वायर मानना पड़ेगा, -1 को i स्क्वायर मानना पड़ेगा, एक इमेजिनरी टर्म बन जाएगी आपकी आयोटा। ठीक है, ये वाला केस भी नहीं है। लॉग लघुगणक वाला केस भी नहीं है कि लॉग के अंदर की कोई वैल्यू है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऐसा कोई केस मुझे इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इस पर वैल्यू भी रखेंगे -3 -2 -1, इसकी वैल्यू तो बेशक अलग आ रही हो, लेकिन इसके अंदर के जो एलिमेंट आएंगे लेकिन इसके अंदर के जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट आपके आ जाएंगे 3 - 4 × -3, 3 + 4 3 = 12 15। ठीक, जब आपने -2 रखा होगा तो कुछ और ऐसी एक वैल्यू दिखाएगा 3 + 8 11। हमने एक चीज नोटिस करी, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ये 3 - 0 3, ये सभी वैल्यू को लेके चल रहा है। क्या? हर एक वैल्यू धीरे धीरे आती जा रही है। 15 भी आया, 11 भी आएगा, एक टर्म ऐसी आएगी जब ये आपका 10 भी आएगा, एक टर्म ऐसी आएगी जब ये आपका 9 भी आएगा, 5 भी आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा कि क्योंकि हमारा डोमेन एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। अब आप बोल दो सर ये तो 15 आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ संभावना बन सकती है, तो उस केस में आप बोलोगे 3x - 4x = 15। सोल्व करके दिखा देते हैं अभी आपको। -4x = 15 - 3 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 - 4 4 3 = 12, -3 आ गई। जब आप -3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगी? 15 12। ठीक, अब आप बोलोगे सर 11 भी नहीं आ सकता। चलिए 11 भी देख लेते हैं, क्यों नहीं आ सकता। 3 - 4x = 11, -4x = 11 - 3 9 9 8। चलिए -2 आया, ये दोनों ही आ रहे हैं। ऐसा करते 12 ला के दिखाते हैं, 13 ला के दिखा दे 13। 4x = 13, 13 को इधर ले आए, -4x = 13 - 3, -4x = 10, x = 10/-4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 नेगेटिव में। अब ये डेसिमल में तो आ गया, लेकिन फिर भी आपका वैल्यू तो आ गई, आपकी वैल्यू आ रही है ना। ये चीज हमने देखी कि हम डेसिमल्स में डोमेन जब देंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू करके उसकी वैल्यू ले आएगा। मतलब इसका जो रेंज आने वाली है वो रेंज ही आने वाली है, यानी कि रियल नंबर आने वाली है। इसकी रेंज क्या आने वाली है? रियल नंबर आने वाली है, रियल नंबर आने वाली है। ठीक, तब रेंज जो आएगी वो कोडोमेन के इक्वल आ गई। रेंज क्या आ गई? कोडोमेन के इक्वल आ गई। तो इसी वजह से आप इसे बोलोगे ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। अब सपोज करो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि हमें नहीं हो रहा है, सर रेंज निकालनी नहीं आ रही है। एग्जाम में ऐसा केस फंस जाता है, बहुत बार फंस जाता है कि रेंज नहीं निकल रही है, हमसे क्या करें? तब क्या करना है? जब रेंज ना निकल रही हो तब उसका इनवर्स निकाल दो। क्या निकाल दो? इनवर्स। मैंने इससे पहले भी ये केस बताया था। जब रेंज ना निकल रही हो तब उसका इनवर्स निकाल दो। fx = 3 - 4x, fx को y ले लो, y = 3 - 4x, y - 3 = -4x, x = y - 3 - 4, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3 - y/4। ठीक, ये आपकी वैल्यू है। ये आपने इनवर्स निकाल दिया।
अब इनवर्स का जो डोमेन होगा, इनवर्स, ये x को आप क्या बोल सकते हो, f इनवर्स x बोल सकते हो, और इसको लिख दोगे y की जगह पर x लिख दोगे, ये आपका इनवर्स आ गया। अब इनवर्स का जो डोमेन होगा, क्या होगा, डोमेन, याद रखिएगा, इनवर्स का जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी। अब इसमें देखो 3 - x/4, ये तुम्हें लग रहा है कि ये कहीं पर इनवैलिड टर्म लिखी हुई है, इसमें कोई टर्म वैल्यू आप नहीं रख पाओगे, कोई ऐसी जगह है कि यहां पर ये वैल्यू इस पूरे फंक्शन को इनडेफिनिट कर दे, ऐसी मुझे कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही। तो इसका जो डोमेन आ रहा है, डोमेन इसका क्या आ रहा है, रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर, तो इसकी रेंज रियल नंबर, ठीक, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है वो उससे पहले वाले फंक्शन की रेंज होती है। याद रखिएगा, फंसेंगे जरूर, जब रेंज ना निकल रही हो तो इनवर्स फंक्शन निकाल लीजिएगा और उसकी डोमेन निकाल लीजिएगा। डोमेन निकालना बच्चे थोड़ा आसान मानते हैं एज कंपेयर टू द रेंज। चलिए, होपफुली इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लिया हमने, तो नेक्स्ट केस और देख लेते हैं। ठीक, पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे। इसके सेकंड पार्ट है फंक्शन r to r डिफाइंड बाय fx equals to 1 plus x square। ये केस बनता है fx equals to 1 plus x square। ठीक, इसमें 1 चेक कर लीजिए जल्दी से। इसका आप जब आप इसमें कोई वैल्यू रखेंगे, रेंज है -∞ से +∞ तक की, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक की, और इसके अलावा आपका √2 √3 और 1/3 1/2 और नेगेटिव में भी आप ले सकते हैं, ये सब इसके अंदर काउंट हो जाएंगे और हम इसमें वैल्यू रख कर देख सकते हैं। चलिए, डोमेन में हम कुछ सिलेक्टिव वैल्यू रखते हैं डोमेन में, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 यहां तक की वैल्यू लेके चलते हैं और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, जब आप इस फंक्शन में -3 रखेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस -3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस -3 का स्क्वायर आ गया, 3 3 9 10 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, -3 रखा फंक्शन में तो 10 वैल्यू आई। एक बार हम 3 रख के भी देख लेते हैं, फंक्शन में 3 रखी वैल्यू 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये केस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, 1 प्लस 9 10 आ गया, इसकी भी वैल्यू 10 आई, 3 की भी। ये कैसे आया, -3 की भी वैल्यू 10, इसकी भी वैल्यू 10। जब आप -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5, 2 रखेंगे तो 5, कैसे, 1 प्लस -2 का स्क्वायर करके देख लो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर करके देख लो, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव है ना। तो एक टर्म के एक रेंज पर 2 डोमेन शामिल हो गए, एक रेंज पर 2 डोमेन शामिल हो गए, तो 1 1 नहीं है, लिखेंगे साफ साफ, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में, एक रेंज पर 2 डोमेन शामिल हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं इसको 1 1 का किताब। अब तो इसको मैनी 1 का किताब ही मिलेगा, किसका, मैनी 1 का किताब। ठीक, चलिए इसका अब रेंज देख लीजिए बेटा। रेंज में जब आप बात करेंगे, आप कोई भी टर्म रख के देखिए, 0 रखेंगे तो जब आप इसमें 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो वो कितना आ रहा होगा, 1। देखिए जरा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 1। जब आप 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 10। ठीक, वैल्यूज में रख देता हूं। 1 के साथ आ रहा है 1, 1 के साथ आ रही है वैल्यू 2, 2 के साथ आ रही है 5, 5 के साथ आ रही है 3, के साथ आ रही है 10 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। नेगेटिव वालों के केस में भी क्या हो रहा है, जब आपने -1 रखा तो 2, -2 रखा तो 5 और -3 रखा तो 10। ये टर्म्स आपकी जब आप माइनस रखेंगे वो हमने देख लिया। ठीक,
तो इसकी रेंज जो आई, रेंज आई है 10, 5 2 1 2 5 10, नेगेटिव में जा ही नहीं रही है। रेंज जो आ रही है वो आ रही है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, एक्स नेगेटिव होना नहीं है। मिनिमम कितना हो सकता है, जब आप इसे जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा बस। मिनिमम कितना होगा, जब आप एक्स नेगेटिव नहीं होना तो जीरो ही हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू उस टाइम पे कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की उस टाइम पे वैल्यू हो जाएगी 1। तो एक्स की वैल्यू 1 से लेकर आगे तक इनफाइनाइट तक कुछ भी आ रही है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक। तो 1 से आगे तक आ रही है, सॉरी इसके ऊपर ब्रैकेट वैसा वाला नहीं लगेगा, 1 से आगे की तरफ चल रही है। और अगर आपको ऐसे लिखने में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो तब आप यहां से रेंज लिख सकते हैं आसानी से, और आप इसकी रेंज देखें और रेंज लिखेंगे आप। स्टार्टिंग कहां से हुई है, स्टार्टिंग हुई है 1 से, और 1, दूसरी रेंज आई है 2, तीसरी आई है 5। हम सिर्फ नेचुरल नंबर के केस में देखें बेटा, ये इसकी रेंज नहीं है। भूल से भी मत कह देना कि ये इसकी रेंज है, भूल से भी एग्जामिनर देखते ही काट देगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर है। और रियल नंबर में जब आप इसकी वैल्यू आप 1.1 रखोगे, कितनी 1.1, तो जब 1 प्लस 1.1 का स्क्वायर चलेगा तो 1 प्लस 1.1 का 11 11 में 121, 1.21 2.21 वैल्यू आ गई। तो जो 2.21 था उसे क्यों खा गए आप, उसे क्यों खा गए। तो हमारी समस्या यहां पर ये है कि जो रेंज लिखी हुई है ना, ये इस रेंज को हम लिख नहीं सकते, क्योंकि वो उसमें आएगी ही नहीं, उसके बीच वाली टर्म खा जाएंगे ना, तो बीच वाली टर्म को नहीं खाना है, तो ये रेंज नहीं है, क्योंकि वो खाना नहीं है, ये नहीं खा सकते, है ना। खाना ही तो खा सकते हैं, खाना नहीं खाना तो नहीं खा सकते। तो इसकी रेंज जो आई वो आई 1 से इनफाइनाइट। चलिए ये वाला केस आ गया। और इसकी जो कोडोमेन बोल रखी है, कोडोमेन बोल रखा है रियल नंबर, तो रेंज जो है 1 से इनफाइनाइट वो सबसेट है रियल नंबर का, और ये केस ऑन टू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, मतलब कि बाइजेक्टिव वाला केस नहीं है, ये केस हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। A and B are two sets such that function A cross B to B cross A, B cross A का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है इन्होंने, और फंक्शन में वैल्यू दी है ए बी और बी ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, दो टर्म्स से मिलकर के बना होता है, और दो टर्म्स में उसका कुछ ना कुछ वैल्यू उससे मिलकर आती है। मतलब कि हमें x की जो वैल्यू दी है वो ए बी दे दी है, x की वैल्यू क्या दी है ए बी, और जो y आएगा वो बी ए आएगा। यानी कि x अगर आप 1 2 रखते हो तो इसका रिस्पॉन्स जो आएगा वो 2 1 आएगा, ये कहना चाहता है, ठीक। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो 1 2 2 1, इन्होंने एक समस्या कर दी है कि ना तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर आया है, ना ये इंटीजर से, ना रियल नंबर से। ऐसा कोई केस तो दिया नहीं है। अब केस नहीं दिया हुआ है तो x1 y1 मान के चल लो, या a1 b1 a2 b2 मान के चल लो, कोई कैसे भी कर लीजिए, है ना। तो आप 1 2 और 2 1 भी मान के चल सकते हैं, a1 b1 मान के भी चल सकते हैं, a2 b2 मान के भी चल सकते हैं, xy मान के भी चल सकते हैं, ठीक। तो देख लीजिए आप जैसे लेके आपकी इच्छा हो। तो जब आप a1 b1 वैल्यू रखेंगे तो इसकी जो फंक्शन की y की वैल्यू आएगी वो आएगी b1 a1, a2 b2 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी b2 a2, a3 b3 रखोगे तो b3 a3। इजी आसान सा केस है। और हर फंक्शन की x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, सभी फंक्शन में जो
रेंज आ रही है, क्या रेंज आ रही है, या x के डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, x की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए y भी डिस्टिंक्ट है, अलग है। x की अलग वैल्यू के लिए हमेशा y के पास एक अलग वैल्यू है, और इसी केस को ही आप क्या बोलते हो, यही वो केस है जब आप इसे बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ठीक, एक ये केस बन सकता है। अगर आपको ऐसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तब आप a और b को 1-2 या 2-1 मान करके चल सकते हैं। 1-2, 2-3, 3-4, तब इसकी वैल्यू आप दिखाएंगे 2-1, 3-2, 4-3। ऐसी वैल्यूज आप दिखा सकते हैं आसानी से, और एक एलिमेंट या x का एक एलिमेंट y के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में है, तो ये आपका 1-1 फंक्शन दिखाएगा। ठीक, अब इसकी डोमेन देख लीजिए, या रेंज क्या आ रही है आपकी, इसकी रेंज b क्रॉस a है, यानी कि b और a के सभी एलिमेंट, b a के सभी एलिमेंट आपकी इसकी कोडोमेन को दिखा रहे हैं। किसको? कोडोमेन को। अगर कोडोमेन को आपको लिखना भी है, यहां से अगर आप लिखेंगे b क्रॉस a के, b क्रॉस a में अगर आपने ये वाले एलिमेंट लिए हैं, तो b क्रॉस a में क्या एलिमेंट आ जाएंगे, b1 a1, b2 a2, b3 a3। ये हम कोडोमेन लिख रहे हैं बेटा, b क्रॉस a, क्योंकि a क्रॉस b के अंदर जो आप एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं वो लेकर के चल रहे हैं a1 b1 a2 b2 a3 b3। ये हमने अपनी तरफ से माने हैं, ये हमने अपनी तरफ से माने हैं, ये a क्रॉस b के एलिमेंट हो गए। b क्रॉस a के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो गए, b1 a1 b2 a2 b3 a3। ये कोडोमेन हो गया, कोडोमेन। और रेंज क्या आ रही है, रेंज भी आपकी यही आ रही है, रेंज भी आपकी b1 a1 b2 a2 b3 a3 आ रही है। तो रेंज जो है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल आ रही है, तो आप बोलेंगे रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो ये जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू भी हो गया, और 1-1 तो है ही, 1-1 और ऑन टू दोनों केस आ गए, मतलब ये केस कौन सा हो गया आपका, बाइजेक्टिव वाला केस आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है बेटा। 9 पर चलते हैं बेटा। ठीक, थोड़ी स्पेस कम बचा है उसमें, तो इसी वजह से क्वेश्चन पहले लिख ले रहे हैं। और फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में यानी कि डोमेन की वैल्यू दी है n। क्या दिया हुआ है, डोमेन n। सबसे पहले सवाल को पढ़ने की अच्छे से आदत डाल लीजिए, ताकि कभी भी कंफ्यूजन या क्लैरिटी की कमी ना हो। डोमेन दिया हुआ है ये कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन भी आपका सेम ही दिया हुआ है। ठीक, फंक्शन दिया हुआ है n+1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, हम ऑड वाले केस यहां सोल्व करेंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इवन वाले केस यहां सोल्व कर लेते हैं। ठीक, इवन जब आएगा, चलिए जब ये ओड है, तो ओड के केस में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, n+1/2। जब ये इवन है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, n/2। ये बेटा डोमेन और कोडोमेन है, इन पे मान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इवन नंबर 2 4 6 8। जब आपने x की वैल्यू रखी एक ओड नंबर रख लिया, n की जगह पर क्या रखा, 1, तो रखिए 1 + 1/2 2/2 2/2 कितना आया ये 1। जब आपने x की वैल्यू रखी 1, तो 1 + 1/2 वैल्यू आई है 2/2 यानी कि 1। ठीक है, 1 वैल्यू आ गई। जब आपने x की वैल्यू रखी 3 + 1/2 4/2 2 आ गई। आपने x की वैल्यू रखी 5, तो 5 + 1/2 6/2 3 वैल्यू आई, यानी कि 1 के केस में 1 आ रहा है, 3 के केस में 2 आ रहा है, 5 के केस में 3 आ रहा है, 7 के केस में इसका मतलब 4 आएगा, और 9 के केस में 5 आएगा। ये एक्चुअल में एक नेचुरल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है,
नेचुरल नंबर। जब आप फंक्शन में x की वैल्यू एक ओड नंबर डाल रहे हो तो रेंज क्या आ रही है आपकी, एक नेचुरल नंबर आ रही है, रेंज आपकी नेचुरल नंबर। जब आप एक इवन नंबर डालोगे, जरा देखो n/2 यानी कि 2/2 कितनी आई 1, 4 डाला तो कितनी आई 2, 6 डाला तो 3, 8 डाला तो 4। अरे वाह, ये चीज आपने नोटिस करी, जब आपने 2 डाला तो भी 1, 1 डाला तो भी 1, 4 डाला तो 2, 3 डाला तो भी 2, 6 डाला तो 3, 5 डाला तो भी 3। इससे एक क्लैरिटी हमें आई कि ये 1 और 2 के लिए 1 ही वैल्यू निकाल रहा है। किसके लिए, 1 और 2 जब x की वैल्यू है तो 1 वैल्यू निकाल रहा है, 2 और 3 है तो x की वैल्यू 3 और 4 है तो 3 वैल्यू निकाल रहा है, 4, 5 और 6 है तो वैल्यू आपकी 2 वैल्यू निकाल रहा है, 3 वैल्यू निकाल रहा है, ऐसे वैल्यू निकाल रहा है। ये केस बना आपका, 1 और 2 है तो 1 निकाल रहा है, 3 और 4 है तो 2 निकाल रहा है, 5 और 6 है तो 3 निकाल रहा है। यानी कि एक रेंज आ रही है, रेंज क्या आ रही है आपकी, एक ही आ रही है जो कि आपकी नेचुरल नंबर है। लेकिन जो पार्ट है ये 2 है, यानी कि डोमेन के हिस्से कितने बन गए, 2 एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 2 एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट नहीं आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसे आसानी से, डिस्टिंक्ट वैल्यू डोंट हैव या डज नॉट कंटेन डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग वैल्यूज नहीं आ रही है, ये केस बना। तो उस वजह से ये आपका 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक। तो 1 1 नहीं है तो केस क्या बन गया आपका, ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव तो पहले रिजेक्ट हो गया, नहीं है। चलिए इसकी हम ऑन टू और चेक कर लेते हैं, ऑन टू और चेक कर लेते हैं। इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज देखिए, इसकी रेंज आ रही है 1 2 3 4 5 6, मेरे हिसाब से इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। 0 तो नहीं आने वाला है, 0 तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि अब ये एक नेचुरल नंबर को रेंज दिखा रहा है। इसकी कोडोमेन भी क्या आ रही थी, कोडोमेन भी आपकी नेचुरल नंबर आ रही थी। तो इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ रही है। कोडोमेन की कैसे आ रही है, बराबर। रेंज कोडोमेन के बराबर आने का मतलब ये कैसा है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। तो इस वजह से ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो वही बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो ये केस हम बता सकते हैं कि ये सर्जेक्टिव है। कौन सा, ये सर्जेक्टिव है, और बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव नहीं है, या बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट a इक्वल्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3। क्या रियल वैल्यूज है एक्सेप्ट 3 और b है आपकी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन a टू b। a मतलब क्या हो गया आपका डोमेन, a आपका डोमेन हो गया और b आपका कोडोमेन हो गया, ठीक। a आपका डोमेन और b आपका कोडोमेन वाला पार्ट हो गया। तो आप इसको 1 1 प्रूफ करना है या ये चेक करना है, पता नहीं चेक करना कि प्रूफ करना है, ये मैंने देखा ही नहीं। देख लेते हैं, कुछ तो होगा ही। तो f इज द फंक्शन इज, अच्छा इज लगा हुआ है, इसका मतलब चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो फंक्शन देख लेते हैं पहले, fx1 निकालो, x1 - 2 अपॉन x1 - 3। fx2 चेक करो, x1 x2 - 2 अपॉन x2 - 3। क्या ये कभी इक्वल होंगे, बस ये देखना है।
क्या fx1 कभी x1, क्या ये वाला पार्ट क्या नीचे वाले के इक्वल होगा x2 माइनस 2 के, x1 माइनस x2 माइनस 3 के इक्वल? ये कब इक्वल हो सकते हैं? ये अगर कंडीशन क्लियर हो जाए तो ये 1-1 प्रूफ हो जाए, बस इतनी सी कंडीशन है ना। अगर ये एक दूसरे के इक्वल किसी और टर्म पर हो गए तब ये नहीं होगा। सपोज करो आपने x1 और x2 की वैल्यू 0 रख ली, क्या रख ली? x1 और x2 की वैल्यू 0 रखोगे तो उस केस में 2/3 आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी 2/3 आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी 2/3 आ जाएगा, वो केस में इक्वल आ गए। जब आप x1 और x2 की वैल्यू 1 रख रहे हो तो -1 अपॉन -2, 1 - 3 -2, -1 और -2, तब भी आपका 1/2 और 1/2 आ गया, ठीक। उस केस में इक्वल आया। ऐसा कोई केस यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि हम x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें, इसमें अलग और इसमें अलग और आंसर सेम आ जाए? अगर हम ऐसा कोई भी केस रखते तो ये संभव नहीं हो सकता है ना। तो ये केस संभव है, होगा तब होगा जब आप x1 की वैल्यू x2 के बराबर रखोगे। fx1 fx2 के बराबर आ रहा है जब आप x1 = x2 रख रहे हो तब, ठीक। जब आप x1 और x2 इक्वल रख रहे हो तब आप fx1 को fx2 के बराबर बता रहे हो, ये आपने केस बताया, ठीक। ये जो 3 निकाला है वो 3 इसलिए निकाला है क्योंकि जब आप यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 3 नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म इनफाइनाइट या अनडिफाइंड टर्म क्या रहेगी। तो इसलिए रेंज में हम 3 मत काउंट कर दीजिएगा। कभी यहाँ अगर आप एग्जाम में लिख के आगे कि x1 = x2 = 3 या डोमेन का एक हिस्सा आपने अगर 3 दिखा दिया तो तुरंत ही आपका ये क्वेश्चन कट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 आते ही ये नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये अनडिफाइंड। तो इस बात को अपने मन में रखिएगा कि जब आप x1 और x2 की वैल्यू लें तो 0, 1, 2 तक ले, 3 पर मत जाइएगा जो यहां पर दी है, ठीक। तो एक 1-1 वाला केस संभव है, हो गया है। और इसमें ऑन टू और चेक करना है। ऑन टू के लिए इस टर्म की रेंज निकाल लीजिए, रेंज निकालते कैसे हैं? रेंज या तो आप डोमेन को रख के निकाल लो या उसका इनवर्स निकाल के देखते हैं जरा। चलिए इसे फिलहाल मैं हटाता हूं और इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, या तो आप इसका इनवर्स निकालो। हमने बेटा y = x - 2 upon x - 3, तो yx - 3y = x - 2, ठीक। x को एक तरफ ले जाइए, yx - x = 3y - 2, x कॉमन लिया, y - 1 = 3y - 2 और x की वैल्यू आ गई 3y - 2 upon y - 1, y - 1। अब आप x की जगह पर क्या रख देते हैं? x की जगह पर रख देते हैं आप f इनवर्स x, यही करते हो, और y की जगह पर रखते हो आप x। तो ये आपका इसका इनवर्स आ गया, क्या आया? इनवर्स। अब इनवर्स का जो डोमेन होगा वो इस फंक्शन का रेंज होगा। जो इनवर्स का डोमेन होगा वो इस फंक्शन का रेंज होगा। अब ये जो फंक्शन है किस टर्म पर डिफाइन नहीं है वो बताइए, किस टर्म पर डिफाइन नहीं है? ये फंक्शन हर एक रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, हर रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। लेकिन अगर आपने x की जगह पर 1 रख दिया तो 1 - 1 0 और ये इनफाइनाइट वाला केस आ जाएगा और अनडिफाइंड टर्म में चला जाएगा। तो आप इसकी जो टर्म है या इसका जो डोमेन है वो आप बोलोगे, इसका डोमेन सर मैं कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, एक्सेप्ट बस मैं 1 नहीं रखना चाहता क्योंकि 1 पे ये अनडिफाइंड बन जाएगा। और इसका डोमेन आ गया रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और यही ऊपर वाले केस में इसकी रेंज आ गई। तो रेंज क्या आ गई? रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक। तो रेंज और इसकी रेंज
जो है क्या वो इसके डोमेन के कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही? देखो जरा, इसकी जो रेंज आई जो आपने यहां से निकाली, क्या वो इसके कोडोमेन के बराबर है? बिल्कुल है। तो रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर आ रही है। एक ये केस आया, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आया, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते बेटा। Let f r to r be defined as fx equals to x की पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। चूज क्या करना है इसमें? 1 1 मैनी 1 और ऑन टू ही पहचानना है। तो इसमें बस आप 1 1 मैनी 1 और ऑन टू पहचानना है। अब ये जो सवाल आया है ये आपका ऑब्जेक्टिव दे दिया है। अब ऑब्जेक्टिव के केस को हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें, ये इसका एक तरीका, एक और खुफिया राज बताते हैं। जब फंक्शन की वैल्यू x की पावर n हो, क्या हो? x की पावर n, और n आपका इवन हो, क्या हो? n आपका इवन हो। ध्यान से सुनना बेटा, जब फंक्शन में x की पावर n हो और n आपका इवन हो, तो जब इवन नंबर होगा तब वो x एक्सिस को छू करके ऊपर की तरफ जाएगा। इवन के केस का ग्राफ है कौन सा? जब n इवन है, ठीक। जब ओड होगा तो कर्व ऐसा जाएगा। कर्व याद है? x की पावर 2 का, ये x की पावर 3 का, x की पावर 5 का भी कुछ ऐसे ही चला जाएगा, x की पावर 4 का भी कुछ ऐसे ही चला जाएगा। x की पावर 4 का कर्व भी बिल्कुल कुछ इसी की तरह ही दिखेगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। खींच तो लाइन कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह काट रहा है, तो 1 1 है? नहीं है, तो 1 1 तो नहीं है, आ गया, एक ही बारी में आ गया। बताओ अब पावर देख लीजिए, क्या देख लिया? पावर। पावर है पॉजिटिव, पावर है इवन है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसका रेंज देख लीजिए। रेंज क्या आने वाली है? रेंज सीधी सी बात है पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। आप कोई भी वैल्यू रखो, हमें जो रेंज आएगी वो 0 से कहां तक की आएगी? 0 को भी शामिल करेगा और 0 से आगे तक की इंफाइनाइट तक की सारी टर्म को ले जाएगा रेंज में। और इसने कोडोमेन क्या दिया हुआ है? कोडोमेन बोला है रियल नंबर, कोडोमेन बोला है रियल नंबर। तो रेंज जो आएगी आपकी, जो कि आपका 0 से इंफाइनाइट है, वो कोडोमेन का एक छोटा सा हिस्सा आया, तो इसी वजह से ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन चाहे तो आप मिला लीजिए, ठीक। ऑप्शन में मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 है लेकिन ऑन टू तो भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो दूसरा वाला भी नहीं मिल रहा है। तीसरा वाला 1 1 ऑन टू नहीं। फोर्थ वाला बेटा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कौन सा? कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। एक बार हम 1 1 को और दोबारा से कर लेते, तो हमने ग्राफिकल मेथड से अलग से बता दिया। ऑन टू का केस आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं, जल्दी से इसे सवाल को सोल्व करते हैं। x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखी हमने नेगेटिव में 3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक। रेंज, रेंज या y की वैल्यू आएगी आपकी यहां पर, तो जब आप -3 रखेंगे तो -3 की पावर 4, सीधी सी बात है, 3 3 होते हैं 27 3 81 पॉजिटिव का, ठीक। -2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, -1 की पावर 4 तो 1, 0 की पावर 4 तो 0, 1 की पावर 4 तो 1, 2 की पावर 4 तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 की पावर 4 तो फिर से 81 आ गया, ठीक है। 4 के लिए चेक करना है तो कर लेना, बाद में चेक कर लेना। -3 की वैल्यू कितनी आई है? 81,
3 की वैल्यू कितनी आई है, वो भी 81। 81 दो वैल्यू क्यों लेके बैठा है, 81 दो वैल्यू क्यों लेके बैठा है? तो यहां पर हमें पता चला कि डोमेन में दो वैल्यू ऐसी आ रही हैं, कैसी, दो वैल्यू ऐसी आ रही हैं जिनका रेंज आपका सेम आ रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे -3 पर 81 और 3 पर 81, तो उस केस में ये जो केस बना ये मैनी वन का बन गया, ठीक। तो डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव सेम रेंज, सेम वैल्यू इन रेंज, ठीक, या कोडोमेन, इन कोडोमेन, ठीक। तो आपकी जो रेंज आ रही है, रेंज क्या आ रही है, फिर इसकी रेंज आ रही है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी और 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 ऐसी टर्म आ रही है ना। और उसके अलावा क्या आ रहा है, क्योंकि यहां पर रियल नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। जब रियल नंबर बोलेगा तो इसके बीच वाली टर्म भी आएंगी, √2, √3, 1/2, 1/3, 3/2। तो जब √2 रहेगा, जब क्या रहेगा √2, तो √2 की पावर 4 क्या आ जाएगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगी, 4 भी इसमें शामिल हो गया। अगर √2 के ऊपर भी √2 चढ़ा हो, ऐसी कोई टर्म हो, जब आप उसकी पावर 4 करोगे तो √2 और उसकी पावर 2 यानी कि √2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 भी इसके अंदर शामिल हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है? हमने 0, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 आंसर में क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीच वाली टर्म भी आ रही है ना। इससे पहला वाला जो केस था, ये वाला एकदम सटीक जवाब है, 0 से इनफाइनाइट, सटीक जवाब, अच्छा जवाब, ठीक। इस केस में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि हम बीच वाली टर्म को भी लेनी चाहिए अगर वो रियल नंबर बोल रहा है। अगर वो नेचुरल नंबर बोल करके चल रहा है तो हमें क्या आपत्ति, अगर यहां डोमेन नेचुरल नंबर होता, डोमेन नेचुरल नंबर होता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी इस आंसर से, लेकिन फिर भी आपको सही जवाब आना चाहिए। तो डोमेन, हाँ, तो 1 हो गया। रेंज आई है आपकी ऐसी कुछ, यानी कि 0 से इनफाइनाइट, जो कि कोडोमेन का छोटा सा हिस्सा है, तो आपका ऑन टू नहीं है, आप ऐसा कह देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त होता है इसी के साथ ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फंक्शन f R/R, और ये बोला है बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू 3x। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें से बस वही पहचानना है कि 1 है, ऑन टू है, क्या है, 1 ऑन टू और मैनी वन। तो अभी जो वो बताया वो याद है, y इक्वल्स टू mx का कर्व, y इक्वल्स टू mx एक लाइन है, ये लीजिए सर, सेंटर से जा रही है, 3x है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, कहां पर काटी है, केवल एक जगह पर काट रही है। इस कर्व को केवल एक जगह पर ही छू करके जा रही है, मतलब ये 1 तो है, हमें साफ नजर आया। हमने बीच में एक और मेथड पढ़ाया था, याद हो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, f' क्या है, 3 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 1 है, दिखाई दे रहा है। फिर भी क्या करें, मन नहीं मानता, सीबीएसई सवाल के जवाब को शायद ना मानेगी तो है, मानेगी तो है, फिर भी चलिए अच्छा आसान सा सवाल करते हैं। x की वैल्यू रखते हैं, रियल नंबर है, -∞ से +∞ तक की कोई सी भी वैल्यू ले लो, -3, -2, -1, और इस बार √2 भी लेके चलेंगे और √3 भी लेके चलेंगे, ठीक है, माइनस में भी लेके चलेंगे, √2, √3
और 0 1 2 3 अप टू नीचे। ठीक, जब आप वैल्यू रखोगे रेंज में, तो जब आपने 3 इंटू -3 कर दा -9, 3 इंटू -√2 -3√2, 3 इंटू -1 -3, पॉजिटिव रखना शुरू किया 3 इंटू 1 3, √2 रखना शुरू किया 3 इंटू √2 3√2। हर टर्म पर एक अलग जवाब आ रहा है। Every element have a distinct root. Every element have different solution या अलग solution है, अलग solution है, या every element have different range या different element in set B। ठीक, तो ये वाला केस क्या हो गया आपका 1 का हो गया। 1 केस होपफुली आपको समझ में आया हो। अब इसकी रेंज निकाल लीजिए। रेंज तो आपको पता ही है, जब ये नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक है और सभी के वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो इसका जो रेंज वाला पार्ट आएगा, रेंज वाला पार्ट आपका रियल वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? रियल वैल्यूज। तो रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर आ गई, कोडोमेन के बराबर आ गई। तो उस वजह से ये आपका ऑनटू भी है, ऑनटू भी है। देखिए जरा ये चीज क्लियर हुई है। ठीक, रेंज आपका कोडोमेन के बराबर आया। अब रेंज सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? बेटा ये सब वैल्यूज अलग अलग आ रही है। अब आप बोलोगे सर 3 3 जा 9 तो आया, 1 का 3 तो आया नहीं इसमें। जब आप इसमें -1 रख रहे होंगे तब देखो यहाँ 3 आ गया, -3 है ना। अगर आप बोले सर 1 तो आया नहीं, तब आप उस केस में =1 रख लीजिए। x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1/3। जब आप 1/3 रखोगे तो 1 भी आ गया। लो हमारा ये जा रहा है ना, -1/3 रख लीजिए, -1 भी आ गया। वैल्यूज सब आ जाएंगी क्योंकि ये रियल नंबर है और इसमें रैशनल और इरेशनल सब कुछ शामिल लेकर के चल रहे हैं, है ना, और सब लेकर के चल रहे हैं। तो ऑनटू के जो डोमेन आएगा, रेंज जो आएगी वो रियल नंबर आएगी। और ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिस पर ये अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन तो कहीं हो ही नहीं रहा है, ऐसा कोई छोड़ ही नहीं चल रहा है। अगर सपोज करो इसी सवाल को मैं नीचे कर देता, इस सवाल को थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 1/3x कर देता सपोज करो। केस अच्छा है, आसान है, लग रहा है। अब इसमें क्या कमी हो गई? इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? रेंज आप x = 1/3y कर देते या f इनवर्स x जब निकालते तो 1/3x कर देते। ये वाला केस बन जाता है। एक इनवर्स निकाल लिया हमने। इसका अगर मैं डोमेन निकलवाता आपसे तो आप बोलते सर रियल वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी एक्सेप्ट 0 मत रखिएगा, क्योंकि जब आप 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट होने के साथ साथ ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो इस केस में हम सिर्फ 0 नहीं रख सकते थे और केवल एक 0 के अभाव में, किसके अभाव में? केवल एक 0 के अभाव में ये वाला केस ऑनटू से खारिज हो जाता। अगर ये केस केवल 1/3x होता तो भी ये ऑनटू नहीं होता, ये 1/1 तो होता, 1/1 तो कंफर्म होता, लेकिन ये ऑनटू नहीं होता। क्लियर है? चलिए होपफुली आपको समझ में आया हो। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक।